निर्दोष लोगों को जेल में डालने का काम किया। और फिर मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा, मैं इस दर्द को भूलूंगा नहीं कि जिस तरह से मेरे भाइयों के कान पकड़वा के पूरे बहुजन समाज को अपमानित करने का काम थाने में किया गया, इस दर्द को हम लोग भूलेंगे नहीं। समय आने दीजिए, सूद समेत इसका हिसाब किया जाएगा। मेरी बात को आगे बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, आदमी भूखा रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। जिन भाइयों के मन में ये इच्छा थी कि हमारा भाई चल के आएगा, हमारी लड़ाई लड़ेगा, उनको साजिश करके जेल में भेजने का काम किया। लेकिन हालांकि आप जानते हो कि हमने सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों का 25 लोगों का पैनल मिला के और हमारे नेताओं ने घर घर जाके लोगों को ये विश्वास दिलाने का काम किया। और हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि हम एक भी आदमी को बहुत दिनों तक जेल में नहीं रहने देंगे। सब लोगों को जेल से बाहर निकाल के लेकर आएंगे, उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे और उनका एक पैसा खर्च नहीं होने देंगे। इसकी जिम्मेदारी आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी ने उठाई, पार्टी के माध्यम से बाहर निकाले। तो आप लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है ना? सभी लोग हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। तो ये लोग जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ सर, तबीयत सब सही है, सब बच्चे ठीक हैं। आपका आशीर्वाद है, बाबा साहब का कृपा है और बहुत बहुत साधुवाद आपको, अब पूरे पार्टी को। आप लोगों ने हमारी मदद की और हम जब तक जिंदा रहेंगे आपके चरणों में, आपके साथ बाबा साहब के कदमों में रहेंगे सर। मैं तो फोन की जरूरत पड़ेगी तो फोन भी दूंगा अपने भाइयों को। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। मैं रमनुजारियन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, मैंने जो जिंदाबाद का नारा लगाया, कहीं ना कहीं आप सुनकर हैरान हो गए होंगे कि मैंने ये जिंदाबाद का नारा क्यों लगाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ये खबर मैं देने जा रहा हूं और इस खबर को अगर आप सुनेंगे और वास्तव में अगर आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को बहुजनों का नेता समझते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी नारा लगाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो प्रयागराज हिंसा में करछना गांव के तमाम जो भी दलित युवक थे, जिनको पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया था, जिनके ऊपर NSA लगाकर गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी, और जिस तरह से पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनको कान पकड़वाया, उनके ऊपर लठ बरसाए, और जिस तरह से आपने देखा था, जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आपने साफ तौर से देखा था कि किस तरह से यूपी पुलिस के जो भी ये पुलिस वाले गुंडे थे, उन्होंने किस तरह से लाठियां बरसाई थी, गाड़ियों को तोड़ा था, दौड़ा दौड़ा कर दलित युवकों को पीटा था। गलती किसी और ने की और भुगतान किसी और को करना पड़ा। किस तरह से इसी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार में दलितों के साथ अत्याचार हुआ, ये प्रयागराज हिंसा किसी से छुपा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जब कौशाम्बी के उस पाल समाज से मिलने के लिए निकले थे और करछना में जिस तरह से एक दलित युवक की हत्या की गई थी, उसको जलाया गया था, और वहाँ के लोग भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को बुलाए थे। तो कहने का मतलब ये है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद कई दिनों से ये सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने अंत में फैसला जो लिया था कि मुझे उन पीड़ितों से मिलना है, चाहे कौशाम्बी हो या फिर करछना हो। निकले थे मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि हिंसा को अंजाम देना था। लगभग 1000 पुलिस वाले प्रयाग में तैनात थे और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए। तो सोच सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए 1000 पुलिस की क्यों ज़रूरत पड़ गई। चंद्रशेखर आज़ाद को वहाँ पर गुमराह किया गया, उनको सर्किट हाउस में बंद कर दिया गया, और सर्किट हाउस में बंद करने के बाद जिस तरह से पुलिस वालों ने इस हिंसा को अंजाम दिया, ये सब ने देखा। किस तरह से गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, किस तरह से दलित युवकों को पीटा जा रहा था, और उनको किस तरह से पकड़ने के बाद पुलिस हिरासत में ले गई। वहाँ पर गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। और आपको बता दें कि 1 महीने 6 दिन तक लगातार वो युवक जेल में रहे। पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनको मारा पीटा।
लेकिन एक खुशी जो मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो 20 वकीलों की फौज भेजी थी उनको ज़मानत कराने के लिए, आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की जो ये रणनीति थी कहीं ना कहीं कामयाब हुई। और आपको बता दें कि इस समय जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि करछना के जो भी युवक जेल में बंद थे, जो पुलिस द्वारा कहीं ना कहीं पीटे गए, पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए गए, उनकी रिहाई हो चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो तमाम युवकों की रिहाई हो चुकी है जो पुलिस वालों के शिकार हुए थे। और मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिस वीडियो में आप देखकर कहीं ना कहीं यकीन कर पाएंगे कि किस तरह से उनकी रिहाई हुई है। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो प्रदेश संगठन के अध्यक्ष अनिल गौतम हैं उनसे सीधे बात की और उन्होंने बात करने के दौरान उन तमाम लोगों से भी बात की जो लोग पुलिस की हिरासत में थे यानी बंद थे, और किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने उनसे फ़ोन पर बात की, ज़रा आप भी सुनिए। पार्टी के माध्यम से बाहर निकाले, तो आप लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है ना? सभी लोग हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। तो ये लोग भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप लोग बैठे, मैं कानून है वो उसमें छूट रहे 36 लोग छूट रहे अभी तक, 69 बंद थे, 36 लोग छूटे। वो नहीं 6 तारीख को सबकी लगी थी, तो कुछ लोगों की कमेंट नहीं आया हुआ था। पुराव गांव है, कहीं गांव है तो पैरोकार नहीं ला पा रहे थे, हम लोग लगे थे उसमें। कुछ लोगों को हमने खर्चा पानी भी दे दिया था, तो लाने में हो गया है। तो डेट लगी, आज भी कुछ लोगों की लगी हुई है, अलग अलग तारीख लग जा रही है। तो वीडियो कॉल पे बात करना चाह रहे थे। अच्छा, 1 मिनट में दे, 1 मिनट में इन बच्चों से बात हो जाए। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा मैं एक एक्सेप्ट करा दे रहा हूँ। ये भाई ये छूटे हुए बच्चे हैं, आ जाओ भाई। ये छूटे हुए जो बच्चे हैं, संतोष कुमार है, रवि कुमार है, चंद्रिका प्रसाद है, आकाश कुमार है, विकास कुमार है, विराट कुमार है, नवनीत कुमार है और अमन कुमार है। 8 बच्चे छूटे हैं भाई। लो भैया चंद्रिका की बात करो भाई। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय साहब। बढ़िया है सर। और आपसे कितने दिन रहे? सर 1 महीना 6 दिन रहे सर। 1 महीना 6 दिन। जी सर। तबीयत ठीक है सब लोगों को? हाँ सर, तबीयत सब सही है, सब बच्चे ठीक हैं। आपका आशीर्वाद है, बाबा साहब का कृपा है और बहुत बहुत साधुवाद आपको और पूरे पार्टी को। आप लोगों ने हमारी मदद की और हम जब तक जिंदा रहेंगे आपके चरणों में, आपके साथ बाबा साहब के कदमों में रहेंगे सर। मैं तो फोन की जरूरत पड़ेगी तो फोन भी दूंगा अपने भाइयों को। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपका जो अपमान हुआ है उसको भी नहीं बोलूंगा। अपमान तो हमारा हुआ है, समाज का हुआ है सर, लेकिन हमें इससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो उस वक्त हुई है जब लोगों ने, थाने में लोगों ने हमारे बच्चों को, हमें इस तरीके से पीटा गया और दुराचार किया गया। हाँ वही अपमान जो है ना, वही सर। और साहब अनिल गौतम साहब हम लोगों से मिलने के लिए 2 घंटे तक इंतजार किए जेल के अंदर। 5:30 बजे के बाद बुलाया गया, हम इनसे मुलाकात की, इन्होंने हमें बताया और सारी बात, आश्वासन दिया, विश्वास दिया कि आप लोग ठीक रहिए, और उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं और चलेंगे सर। वही ठीक है, ठीक सर, हम लोग आपके साथ खड़े। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी कृपा हम हो। चलेंगे और इसको खत्म कराने के लिए बेटी छोटी का जोर लगाएंगे कि मुकदमा ही खत्म हो जाए। जी सर, जी लेकिन वो जो अपमान हुआ है, जी भैया, पकड़वा कर लाठी लगी है, उसका हिसाब लें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो कहना भी बिल्कुल घबराए ना, मैं आऊंगा, मैंने इसलिए वहाँ सारे आपकी कैंटीन आपकी बात सारे बच्चे सुन रहे हैं, सारे पास में ही खड़े हैं। ये सब मेरा परिवार है, इन पे नहीं पड़ी हुई लाठी ना, मुझ पे ही पड़ी। जी सर, ठीक साहब। तो मैंने इसलिए वो 3 तारीख कार्यक्रम में कैंसिल करा, जब तक भाई बाहर नहीं आएंगे तब तक कार्यक्रम नहीं होगा। कार्यक्रम उन्हीं के उसमें होगा जब वो आ जाएंगे। आपको चरणों में है सर, जब आदेश होगा तब हम लोग हाजिर रहेंगे सर। ख्याल रखिए,
ओके मंगल कामना। ओके सर, सबके लिए साधुवाद। साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप भी कुशल मंगल रहे, माता पिता का आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर, हमारी धन्यवाद सर, थैंक यू सर। जय भीम उदय साहब। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो जी भैया, हम ठीक रखे हैं। हाँ, मैं बुलाऊंगा इन लोग को, आपसे मुलाकात भी लोग करना चाहेंगे। जब आप आएंगे मैं मुलाकात कराऊंगा। जी 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 जी। तो ये परिवार बुलाया था तो कहने लगे कि पार्टी ने जो मदद की सब लोग आज आप आ जाइए, तो गांव वाले बच्चे मिलना चाह रहे थे तो नहीं आए। ठीक, अच्छा दादा। अभी भाई से बातचीत हुई आप लोगों की और भाई ने बात किया, मैं गया था और मैं मुकदमा स्पंज भी कराएंगे। भाई ने भी बताया है हम मुकदमा स्पंज होगा अगर जब या तब प्रशासन आपके चेहरे को चिन्हित करके दिखाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। भाई तब मुकदमा लड़िए, गलत तो नहीं। अगर आप नहीं है तो भी प्रशासन को छोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो ये आप लोग आधार कार्ड कर लो, सब लोग आ जाए, फिर उस विषय पे बात होगी। हमारी माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी से सारी बातें हो चुकी हैं। हम लोग अभी शांतिपूर्वक इसलिए बैठे हुए हैं कि जरा सा ये हो जाए, सब निकल आए, तब ये आप वाली कार्रवाई करेंगे। और कोई भी आदमी मेरा नंबर, मोबाइल नंबर, किसी को पुलिस प्रशासन अगर कहीं पे पकड़ता है या कोई कहता है कि हमें पैसा दे दो नहीं तो हम जेल भेज देंगे, थाने में बुलाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे मोबाइल नंबर पे आप लोग कहीं भी फोन करिएगा, ठीक है। ये आप जान लीजिए, क्योंकि अभी इसमें कुछ दलाल टाइप के तत्व भी लगे रहेंगे कि जो चाहेंगे कहीं ना कहीं दबाव बना के अपनी दुकान चलाना चाहेंगे। हम दुकान दलिया सब तोड़ डालेंगे, कोई दुकान दलिया दलाल की नहीं चलेगी, जान लेना इस चीज के लिए। आप सभी लोग जिस धैर्य पूर्वक से ये परिवार पूरा हमारा इंतजार किया है और आप लोग जिस प्रकार से जेल में समय काटे हो, इंतजार बिल्कुल आपका खून और पसीना रंग लाएगा। और 2027 में हम बाबा को जो 5 कालिदास मार्ग में बैठे हुए हैं, उस कालिदास मार्ग से बाहर करके उसमें आजाद समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बैठाने का हम लोग काम करेंगे, ये जान लीजिए। तो सुना दोस्तों किस तरह से भीम आर्मी चीफ ने सीधे फ़ोन से उन सब से बात किया और जितने भी जेल में बंद थे वो सभी लोग किस तरह से साधुवाद बधाई दे रहे थे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को। और आपको मैं बता दूं कि जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर सवाल खड़ा करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि ये दंगा करवाता है, लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाता है और कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा के जेल भिजवा देता है, लेकिन अभी तक किसी की रिहाई नहीं करवाया है। लेकिन उन लोगों के लिए एक ज़ोरदार तमाचा है जो चंद्रशेखर आज़ाद पर आवाज़ उठाते हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ बोलते हैं। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ पर साबित कर दिया कि सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद कहने के लिए नहीं नेता हैं, बल्कि ज़मीनी तौर पर भी किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद काम करते हैं। किसी और की मजाल नहीं थी जो उनके ऊपर जिस तरह से पुलिस वालों ने चाल चली थी, जिस तरह से उनके ऊपर NSA गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था और उसके बाद उनकी ज़मानत कराना आसान बात नहीं थी। लेकिन फिर भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने उन युवाओं की पीड़ा को समझा। उन्होंने समझा कि हमारे भाई हैं और हमारे भाई जो निर्दोष है और इनको किस तरह से पुलिस ने परेशान किया, इनके ऊपर किस तरह से बर्बरता की गई और मैं सीधा कहीं ना कहीं उन सब का हिसाब भी लूँगा। उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा कि जो भी हमारे नौजवान साथियों पर कहीं ना कहीं अत्याचार हुए हैं उनका सीधा हिसाब लिया जाएगा। और उन्होंने एक मंच पर दहाड़ते हुए इस बात को कही थी। पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद का ये भाषण सुनिए। निर्दोष लोगों को जेल में डालने का काम किया और फिर मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा, मैं इस दर्द को भूलूंगा नहीं कि जिस तरह से मेरे भाइयों के कान पकड़वा के पूरे बहुजन समाज को अपमानित करने का काम थाने में किया गया, इस दर्द को हम लोग भूलेंगे नहीं। समय आने दीजिए, सूद समेत इसका हिसाब किया जाएगा। मेरी बात को आगे बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था
आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। जिन भाइयों के मन में ये इच्छा थी कि हमारा भाई चल के आएगा, हमारी लड़ाई लड़ेगा, उनको साजिश करके जेल में भेजने का काम किया। लेकिन हालांकि आप जानते हो कि हमने सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों का 25 लोगों का पैनल मिला के और हमारे नेताओं ने घर घर जाके लोगों को ये विश्वास दिलाने का काम किया। और हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि हम एक भी आदमी को बहुत दिनों तक जेल में नहीं रहने देंगे, सब लोगों को जेल से बाहर निकाल के लेके आएंगे, उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे और उनका एक पैसा खर्च नहीं होने देंगे। इसकी जिम्मेदारी आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी ने उठाई। प्यारे साथियों, देश में क्या चल रहा है ये तो अलग बात है, लेकिन कुछ आवश्यक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मीडिया के साथी भी मौजूद हैं। बलिया जिले के नरई थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 12 साल की एक दलित समाज की बच्ची को रेप करके उसको फांसी पे लटका दिया गया। जब ये घटनाएं सुनता हूं तो मुझे बड़ी अंदर तक पीड़ा होती है। लेकिन मेरे भाइयों, अभी मेरे हाथ में वो ताकत नहीं है कि मेरे हाथ में भी वो ताकत नहीं है कि मैं जिन अपराधियों ने ये किया उन अपराधियों को उनके अपराध की सख्त सजा दिला सकूं, ये मेरे हाथ में नहीं। उनको उनकी सही जगह पहुंचा सकूं, ये ताकत मेरे हाथ में नहीं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का यह हाल है जहां 12 साल की बच्चियां भी सेफ नहीं हैं और मुख्यमंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं, मंचों पे बड़े बड़े भाषण देते हैं। अभी यहां बाराबंकी में आपने सुना होगा, एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा जो अपने परिवार के साथ गया था जल चढ़ाने के लिए मंदिर में, उसको किस तरह पीटा गया, ये भी आपने वीडियो जो है कल से आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा इटावा में व्यासपीठ पे बैठने पर, भागवत कथा कहने पर किस तरह यादव समाज के लोगों की चोटी काटी गई। उनको मूत्र से क्या किया, शुद्धिकरण किया गया। और ये सिर्फ यादव समाज के लोगों के साथ नहीं हुआ, ये साहू समाज के लोगों के साथ भी हुआ, ये कुर्मी समाज के लोगों के साथ भी हुआ, ये और भी लोधी समाज के कथावाचकों के साथ भी हुआ। मध्य प्रदेश में मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैं तो तमाम जगह लड़ाई लड़ता हूं। लेकिन प्यारे साथियों, आप ये भूल सकते हो कि आप शूद्र नहीं हो, लेकिन इस देश की व्यवस्था ये नहीं भूलती कि इस देश का SC ST OBC शूद्र है, हक वंचित समाज है। आप अपने आप को अपने भाइयों से ऊंचा नीचा समझ सकते हो और उनके साथ ही लड़ सकते हो, उनके अधिकारों को लुटवा सकते हो, लेकिन व्यवस्था आज भी इस बात के साथ खड़ी है कि अगर कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति व्यासपीठ पे बैठ जाएगा तो उसकी चोटियां काट के उसको मूत्र विसर्जन से उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। ये बात आपके लिए एक आईना है कि आपको समझ आए कि आपको आपका अपना कौन है और आपका पराया कौन है, आपको किसके साथ रहना चाहिए और किन कर्मों को करना चाहिए। आपके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। प्यारे साथियों, मैं आपसे ये भी जिक्र करूंगा कि उत्तर प्रदेश में स्कूल का मर्जीकरण चल रहा है। जैसे आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई जो अमीर लोग हैं वो गैस की सब्सिडी को छोड़ दे, जिससे गरीबों को गैस की सुविधा मिल जाए। इसी तरह से स्कूलों का मर्जीकरण किया जा रहा है। ये शिक्षा के अधिकार पे हमला है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पे हमला है। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान तभी नहीं होता जब उनकी मूर्ति तोड़ दी जाती है, उनके बारे में अपशब्द कहे जाते हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के, उनके लक्ष्य के, उनके उद्देश्य के, उनके विचारों पे जब हमला होता है, उस संविधान का वोलेशन होता है, तो ये भी बाबा साहब के ऊपर हमला होता है। बाबा साहब ने तो पहली लाइन से कहा शिक्षित बनो। आप मुझे बताओ, सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? अमीरों के, गरीबों के?
तो गरीबों के बच्चे जहां पढ़ते हैं उन स्कूलों को बंद कर रहे हो। अमीर तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे, लेकिन गरीब अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे? 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर गरीब अपना बच्चा लेके नहीं जा पाएगा। और जब गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? आप पुनः मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, मैं आपको कुछ आंकड़े बताता। आप महसूस करके देखो, टीचर विरोध कर रहे हैं, बच्चे विरोध कर रहे हैं, सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। लखनऊ ग्रामीण में 383 स्कूल मर्जर यानी बंद किए गए हैं। 14,248 बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ। मीडिया के साथी सुन लेना, 3,383 स्कूल मर्जर किए गए, 14,248 बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उसके बाद भांग के 48 ठेके खोले गए हैं, देसी शराब के 572 ठेके खोले गए हैं, कंपोजिट शॉप 400 खोली गई है और मॉडल शॉप 56 खोली गई है। 1071 शराब की और नशे की दुकानें खोली गई हैं और 383 स्कूल बंद किए गए हैं। उन्नाव का आंकड़े भी सुन लो, उन्नाव में 336 स्कूल बंद किए गए हैं, 7,712 बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है। और भांग के 20 ठेके खोले गए हैं, देसी शराब के 349 ठेके खोले गए हैं, कंपोजिट शॉप 142 खोली गई हैं और मॉडल शॉप 7 खोली गई हैं। टोटल 578 नशे की दुकानें खोली गई। आप मुझे बताओ, आप चेक करा के देख लेना, एक भी नशे की दुकान बिजनेसमैन, पैसे वालों, पूंजीपतियों के मोहल्ले में, बस्तियों में नहीं होंगी। ये सारी नशे की दुकान गरीबों की बस्तियों में होंगी। कि गरीब का बच्चा स्कूल में ना पढ़े, गरीब का बच्चा इस नशे की आड़ में आके और इतना मानसिक शारीरिक रूप से कमजोर हो जाए कि वो अपने और अपने समाज, अपने परिवार का ख्याल ना रख पाए। आप ये सोचो, ये शराब की दुकानें, नशे की दुकानें खोलने की मांग तो कोई नहीं कर रहा है, स्कूल को बचाने की मांग सब कर रहे हैं, लेकिन स्कूल बंद किए जा रहे हैं और नशे की दुकानें खोली जा रही हैं। क्या नशे की दुकानों को बढ़ावा देने वाली सरकार गरीबों की हितैषी हो सकती है क्या? किसानों की आमदनी दुगनी करने वाली सरकार, सबसे ज्यादा किसानों ने सुसाइड अगर किया है तो इसी सरकार के कार्यकाल में किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार के कार्यकाल में किया है। अगर डीएपी पे उसकी जो है उसका वजन कम हुआ है, दाम बढ़े हैं, सब्सिडी कम हुई थी, इसी सरकार के उसमें लाइन लगी है, लोगों की जान गई सरकार के उसमें हुई है। यूरिया पे अगर दाम बढ़े हैं, वजन कम हुआ है, लाइन लगी है, 4 बजे से लाइन लगी है और अब तो आधार कार्ड के लिए भी सुबह 4-4 बजे से जो है संशोधन की लाइन लगती है। ये लाइन में लगाने वाली सरकार है। ये लाइन से निकाल के, ये गरीबी से निकाल के विकास की तरफ ले जाने वाली सरकार नहीं है। ये तो अमीर को, मिडिल क्लास को उसकी नौकरी रोजगार छीन के ये उसको गरीबी की लाइन में लगाने वाली सरकार है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं प्यारे साथियों कि यहां तमाम तरह की परेशानी हम लोगों के सामने है और तमाम तरह की समस्याओं का सामना आप सबको करना पड़ रहा है, लेकिन रास्ता क्या है? आप यहाँ आए हो, मुझे सुना है अपनी जेब से मेहनत का कमाई का पैसा लगाया है और फिर अपने अपने घरों को लौट जाओगे। आप मुझे बताओ इससे बदलेगा क्या? पहले बताओ, आप अपनी मन से आए हो या आपको पैसे पे लाया गया है? बताओ, पैसा किसी ने दिया है या अपनी मेहनत की कमाई से आए हो? दोनों हाथ उठा के बताओ जो अपनी मेहनत की कमाई से आए हैं। बहुत अच्छे, तो आप मेरी बात पे अब गौर करो मेरे भाइयों। आप मेरी बात पे गौर करो। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपको समझ आना चाहिए कि हमें काम क्या करना है। मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देते रहना। स्कूल कहां बनेंगे कौन तय करता है? कौन तय करता है? हॉस्पिटल कहां बनेंगे कौन तय करता है?
यूनिवर्सिटी कहां बनेगी कौन तय करता है? एयरपोर्ट कहां बनेंगे कौन तय करता है? मेडिकल कॉलेज कहां बनेंगे कौन तय करता है? इंडस्ट्रियल एरिया कहां लगेगा कौन तय करता है? पेट्रोल के दाम कौन तय करता है? डीजल के दाम कौन तय करता है? बैकलॉग भरने का काम किसका है? निजीकरण रोकने का काम किसका है? नई नौकरी देने का काम किसका है? जिसके पास जमीन नहीं जमीन देने का काम किसका है? महिलाओं को रोजगार देने का काम किसका है? जिन पे आज घर नहीं उनको घर देने का काम किसका है? न्याय दिलाने का काम किसका है? किस क्षेत्र में सड़क बनेगी, नाली बनेगी, बिजली के लिए पावर हाउस लगेंगे, बिजली के दाम क्या होंगे, पानी के दाम क्या होंगे, ये कौन तय करता है? अच्छी एजुकेशन मिलेगी उसकी कीमत क्या होगी कौन तय करता है? अच्छा इलाज मिलेगा उसकी कीमत क्या होगी कौन तय करता है? डॉक्टर होंगे नहीं होंगे कौन तय करता है? दवाइयां मिलेंगी नहीं मिलेंगी कौन तय करता है? किसानों की फसल को उनका दाम मिलेगा नहीं मिलेगा कौन तय करता है? नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा नहीं मिलेगा कौन तय करता है? सब कुछ सरकार तय करती है और लोकतंत्र में जनता सरकार चुनती है। कुर्सी पे योगी आदित्यनाथ जी बैठे रहेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य कैसे बदल जाएगा आप मुझे बताओ। देखो एक बात यहां से आई है कि सरकार की मानसिकता ठीक नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं। जो सरकार उत्तर प्रदेश में है उस सरकार के पीछे एक विचार है और जिस आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं उसके पीछे भी एक विचार है। उस सरकार के पीछे विचार है कि पूंजीपतियों को आगे बढ़ाना है, देश में पुनः मनुस्मृति का राज लाना। उसके पीछे विचार है कि सारी इकोनॉमी को चंद लोगों पे लाके छोड़ना है और बाकी सब लोगों को लेबर क्लास बनाना है। और हमारे पास क्या विचार है कि हर व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाना है, हर व्यक्ति को इज्जत का जीवन दिलाना है, सबके लिए शिक्षा आसान बनानी है, सबके लिए अस्पताल आसान बनाने हैं, सबके लिए रोजगार घरों तक पहुंचाने हैं, समता समानता बंधुत्व भाईचारे का मानवता का राज स्थापित करना है। वो अपने विचार पे काम कर रहे हैं और हम अपने विचार पे काम कर रहे हैं। जब कुर्सी पे वो बैठेंगे तो उनका विचार आगे बढ़ेगा और जब कुर्सी पे आप लोग बैठोगे तो आपका विचार आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हो, अगर यहां से जाके मेरी बात पे पहरा नहीं दोगे, काम नहीं करोगे तो फिर बताओ कि आगे का रास्ता आसान कैसे हो पाएगा। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, बताओ मांगू क्या? पानी दे देना भाई। मैं जानता हूं गर्मी बहुत है, मगर मैं आपकी बहादुरी को भी जानता हूं मेरे बहादुर साथियों। मैं जानता हूं कि किसान मजदूर के बच्चे, मैं अभी दुबई गया था। कहां गया था? दुबई। सोने जैसी दुबई बनाई किसने? 35 लाख भारतीय मजदूर हैं वहां। कितने? 35 लाख। 45-50 डिग्री टेम्परेचर में, गर्म हवा, लू से भी खतरनाक। और भारत का मजदूर अपने खून पसीने से वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है। और मैं आपको कहना नहीं चाहता था, बलिया के लोग मुझे वहां मिले, गोरखपुर के लोग वहां मुझे मिले, गाजीपुर के लोग वहां मुझे मिले, मऊ के लोग वहां मुझे मिले, बिहार के लोग वहां मुझे मिले। और अगर ये सरकार अच्छी होती और रोजगार देती तो वहां उस गर्मी में मरने के लिए भारतीय लोगों को नहीं जाना पड़ता। मेरी बात को आप याद रखना मेरे। तो मैं आपसे मांगना चाहता हूं, मैं देखता हूं कि आप मोटरसाइकिलों पे दौड़ते हो, मैं देखता हूं आप झंडा उठाते हो, मैं देखता हूं कि आप मेरी आवाज पे पहरा देते हो, लेकिन सच में अगर इस आंदोलन को कामयाब करना चाहते, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं महापुरुषों के रुके हुए काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, आपसे मदद मांगने आया हूं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप इस आंदोलन में हमारी मदद करोगे नहीं करोगे? तो करना ये है मेरे साथियों, घर से निकलना है, सबसे पहले अपना गांव तैयार करना है। गांव में घर घर जाके महापुरुष जितने मैंने बताए हैं उन महापुरुषों को पढ़ना है
उन महापुरुषों को पढ़ना है और उन महापुरुषों को पढ़ाना है। बहनों को, माओ को, दादियों को, चाचा को, ताऊ को, बच्चों को, महापुरुषों को पढ़ाना है, भाईचारा बनाना है। अस्तित्व तब बचेगा जब हकवंचित समाज में भाईचारा बनेगा। छोटी छोटी स्वार्थों को, लड़ाइयों को पीछे हटाना है और अपनी मुट्ठी को ताकतवर बनाना है। और लोकतंत्र में लाठी डंडों तलवारों से राज नहीं बदलता, बंदूकों भालों से राज नहीं बदलता। संवैधानिक तरीका है, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी वोट पे हक किसका बैठता है? आप अपने दिल से बताइए। उसका जिसने 16 महीने जेल में बिताई हो, वो उसका जिसने दिल्ली की सड़कों को आपके स्वाभिमान के लिए नीला कर दिया, उसका, या जिसने तिहाड़ में दो बार तिहाड़ के उन काल कोठरियों में दो बार कई महीने जेल काटी, उसका, या जिसकी पीठ पे जितनी शरीर में हड्डियां नहीं उतनी लाठियां खाई हो, उसका, या उसका जिसके पैरों के नखून तक खींच ले गए हों और जब इससे भी दिल नहीं भरा तो 4 गोली मार के उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया हो। आप अपने मन से बताओ कि आज यहाँ आंदोलन कौन चला रहा है और समाज को धोखा कौन दे रहा है? आपकी आंखें खुली हुई है। अगर आपको लगता है कि मेरे काम में कोई कमी है तो बिल्कुल मेरा साथ ना दो, आजाद समाज पार्टी का साथ ना दो। और अगर आपको लगता है कि जहां अन्याय होता है पुलिस से पहले भीम आर्मी का जवान जाके सीना तान के लड़ाई लड़ने का काम करता है, उन माओ बहनों की रक्षा करने का काम करता है, गरीबों की आवाज बनने का काम करता है, तो मुझसे वादा करो कि आज के बाद जैसे 8 घंटे आप अपना पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए मेहनत करते हो, 1 घंटा जरूर पहले अपना गांव तैयार करोगे, फिर दूसरा गांव तैयार करोगे, फिर अपना ब्लॉक तैयार करोगे, अपनी विधानसभा तैयार करोगे। और अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहा है, ये पैसे वालों का चुनाव, गरीबों का चुनाव बना देना है। प्रधान लड़ेगा पैसे वाला, बीडीसी लड़ेगा पैसे वाला, जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ेगा पैसे वाला, प्रमुख लड़ेगा पैसे वाला। और पैसे वाले लड़ेंगे तो गरीब के बच्चे कहां जाएंगे? मैं तो आपके पास उदाहरण हूं, पसीने के नोट जिनमें वजन बढ़ गया है, जिनकी मोटाई बढ़ गई है, उन नोटों से एक पैसा जोड़ के आपने मुझे संसद में भेजा है। मेरे खून का कतरा कतरा आपका कर्जदार है। जब तक शरीर में सांस रहेगी, लहू का आखिरी कतरा रहेगा, मैं आपको जगा के आपकी ताकत बनाने का काम करूंगा। प्यारे साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आजमगढ़ मंडल के लोगों, आप मुझे बताओ, क्या इस लड़ाई में मदद करोगे नहीं करोगे? आप बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। अगर पैसे वाले ही, देखो बाबा साहब ने क्या कहा, आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। आप ये बताओ, अगर पैसे वाले लोग ही कुर्सी पे बैठेंगे तो ये गरीब के पढ़े लिखे बच्चे कहां जाएंगे, जिनके दिल में काम करने का जज्बा है और सीने में दर्द है, जो मिट तो सकते हैं, झुक नहीं सकते। आप मुझे बताओ, ये कहां जाएंगे? क्या भीम आर्मी के लोगों को तनख्वाह मिलती है क्या? तो फिर ये क्यों अपनी जी जान लड़ाते हैं? क्यों वो जेल काट रहे हैं? पता है क्यों काट रहे हैं? क्योंकि वो, उनका ये मानना है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला दोषी होता है। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। वो तो जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो मानसिक गुलामी की जेल में आप लोग हो, इससे कब बाहर आओगे? बताओ, मेहनत करोगे नहीं करोगे? घर से निकल के काम करोगे नहीं करोगे? भाईचारा पैदा करोगे नहीं करोगे? लोगों को जोड़ने का काम करोगे नहीं करोगे? अपने गांव को, अपने बूथ को, अपने ब्लॉक को, अपने विधानसभा को तैयार करोगे नहीं करोगे? जोर से बताओ, और जोर से बताओ। अगर मेरे प्यारों, अगर जिंदाबाद के नारे से, अगर जिंदाबाद के नारों से आपकी ताकत बन जाती तो मैं आपके जिंदाबाद के नारे आपसे भी ताकतवर तरीके से लगाता। लोकतंत्र है, जिनके लोग मजबूत होंगे,
जिनके लोगों में त्याग होगा, जिनके लोगों में समर्पण होगा, जिनके लोगों में संघर्ष करने का जज्बा होगा, वही राजकाज करेंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूं, घर से निकलो, मदद कराओ, डरो मत, घबराओ मत। अगर बाबा साहब अंबेडकर डर जाते और अपने 4-4 बच्चों के बारे में सोचते तो क्या आज चंद्रशेखर यहां खड़ा हो पाता? अगर काशीराम साहब अपने परिवार के बारे में सोचते, अपने बारे में सोचते, तो क्या आज आप लोग यहां बैठ पाते? तो फिर इसलिए आप अगर घर बैठ जाओगे तो कैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा? आप बताओ, बढ़ेगा क्या? तो मदद करोगे नहीं करोगे बताओ? पक्का करोगे मदद? करोगे काम? बहुत जल्द शिक्षा के मर्जीकरण के खिलाफ लखनऊ में बड़ा आंदोलन करूंगा। आओगे नहीं आओगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, आओगे नहीं आओगे? गरीबों के बच्चों का भविष्य बचाओगे नहीं बचाओगे? बाबा साहब के द्वारा दी गई शिक्षा को बचाओगे नहीं बचाओगे? तो अब मेरे साथ कुछ नारे लगाओ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहर, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय किसान जिंदाबाद, भारतीय नौजवान जिंदाबाद, गरीब जनता जिंदाबाद, आजमगढ़ वासियों की जय हो, आजमगढ़ मंडल की टीम की जय हो, यहां उपस्थित तमाम बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का कल्याण हो। प्यारे साथियों, एक आखिरी बात, ऐसे मुट्ठी बंद करो। भारतीय सेना जिंदाबाद, हमारे अर्धसैनिक बल जिंदाबाद, हमारी पुलिस जिंदाबाद। आप सुनो, कान से सुनो, पीआरडी के जवानों के लिए, होमगार्ड भाइयों के लिए, बहनों के लिए, आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए, भोजन माताओं के लिए, ग्राम पंचायत सेवकों के लिए, रोजगार सेवकों के लिए, पुलिस के जवानों के लिए अगर किसी ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई है, चाहे उनके वेतन का मामला हो, बॉर्डर स्कीम हटाने का मामला हो, या उनको सप्ताह में छुट्टी मिले, या उनकी वेतन विसंगतियां दूर हो, या उनको जो है उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये मांग भी पार्लियामेंट में अगर किसने उठाने का काम किया है तो किसने किया है? जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज के जयंती पे छुट्टी करवाने का काम किसने किया? याद है नहीं याद है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय। तो दोस्तों, आपने चंद्रशेखर आज़ाद की ये स्पीच सुनी, किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने दहाड़ कर उन तमाम युवाओं के समर्थन में जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को चैलेंज किया और उन्होंने ये कहा कि सबका हिसाब लिया जाएगा। एक और बात यह है कि जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, चाहे युवा जो बेरोज़गार हैं, किसी भी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद दिल पर लेते हैं और तमाम जो भी परेशान लोग होते हैं उनके साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलते हैं। और हाल ही में आपने देखा था कि किस तरह से झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके शिबू सोरेन, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिताजी थे, जिनकी श्रद्धांजलि हुई थी, और श्रद्धांजलि सभा में किस तरह से भीम आर्मी चीफ पहुंचे थे, रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां से सीधे उनके घर पर पहुंचे, किस तरह से उनका स्वागत किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि सुख में और दुख में शामिल होने वाले एकमात्र नेता भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद इस समय युवाओं की सबसे बड़ी पसंद है। और ख़ास तौर से मैं आपको बता दूं कि अनिल कुमार गौतम ने इस बात का जिक्र किया कि वो दिन दूर नहीं है जब 2027 का चुनाव आएगा और बाबा का अंत होने वाला है, बाबा कुर्सी से हटने वाले हैं। और यदि आप लोगों का प्यार दुलार ऐसे ही बना रहा तो आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद उस कुर्सी पर बैठेंगे, यानी चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बनेंगे
तो समझ सकते हैं कि हालात क्या होंगे, कैसा हमारा उत्तर प्रदेश होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, भले ही उनके तमाम दुश्मन पड़े हुए हैं, लेकिन जनता की निगाहों में चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा हमेशा के लिए बन चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ युवा नहीं, बल्कि जो बड़े बुज़ुर्ग हैं और माता बहनें हैं, सभी लोगों का अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति जो रुझान है बढ़ता जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति जो दीवानगी है ख़ास तौर से बढ़ती जा रही है। और इसे साफ लगने लगा है कि आने वाले जो समय के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ही होने वाले हैं। तो आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।